गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 9 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखो, पहले एक बार रिव्यू ले लो। पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण कि अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के शेप या साइज में, तो वह फिर जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए वैसे अपने ओरिजिनल साइज में शेप में चला जाए, तो हम कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रेस देखा था, स्ट्रेन देखा था। स्ट्रेस का मतलब कि अगर हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो जितना उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है वह पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना वो फोर्स होता है उसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ उसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बताया था 3 तरह का होता है। पिछले टर्म पे हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टडी किया। इस टर्म पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमको क्या करना है, वही चीज़ विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ये होता है द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जब सभी डायरेक्शन से फोर्स लगे डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस तरह के डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। वहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होता है जबकि डिफॉर्मिंग फोर्स सभी डायरेक्शन से लग रहा हो। If deforming force is exerted from all the directions, then the corresponding stress developed in the object is called normal stress। और वो क्या होगा, प्रेशर के बराबर होगा। तो ये प्रेशर हो जाएगा। वैसे फोर्स बाय एरिया हम लोग स्ट्रेस का फार्मूला जानते भी हैं, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। वही चीज़ यहाँ भी है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग करते क्या है, प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्ट्रेन की जब बात करोगे तो मान लो कि वॉल्यूम पहले था V और जब हमने प्रेशर दिया तो इसमें चेंज आया डेल्टा V। ये डेल्टा V चेंज आया। डेल्टा V चेंज ऐसे भी आ सकता है कि यह वॉल्यूम घट जाए डेल्टा V से, ये भी हो सकता है कि डेल्टा V से बढ़ जाए। तो मान लो कि यहाँ वॉल्यूम घट रहा हो तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई V। दिस इज स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, ये कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव के साथ एक्सर्ट इसको लिखेंगे। देखो, प्रेशर की भी 2 बातें हैं। प्रेशर भी यहाँ पर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। प्रेशर एक तो बढ़ाया जाए तो ये पॉजिटिव प्रेशर होगा। प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हैं और उस समय वॉल्यूम घटेगा तो वॉल्यूम को नेगेटिव से लिखेंगे। दूसरी बात कि अगर प्रेशर घटाया जाए, जैसे सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो कुछ प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहा होगा वो गैस, अब उसके प्रेशर को रिड्यूस कर दो, कम कर दो, तो प्रेशर हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव प्रेशर होगा, उस दौरान क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये चीज़ आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये ध्यान रखो, अगर नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव है तो वॉल्यूम स्ट्रेन निगेटिव होगा, और अगर नॉर्मल स्ट्रेस नेगेटिव है तो वॉल्यूम स्ट्रेन पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। मतलब जो चीज़ कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव में लेते हैं, घट रही है तो नेगेटिव में लेते हैं। सिर्फ एक बात याद रखनी है, बढ़ रही है तो पॉजिटिव, घट रही है तो नेगेटिव। प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर तो पॉजिटिव हो गया, तो उस समय वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। प्रेशर घट रहा है तो प्रेशर नेगेटिव हो गया, तो वॉल्यूम उस समय बढ़ेगा तो वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो PV माइनस PV डिवाइडेड बाई डेल्टा V। ये आपका फार्मूला बन गया। देखिए यहाँ हमने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिख दिया। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। चलो अब हम लोग इसके पूरे फार्मूले को डिराइव कर लेते हैं। लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी बी V which changed by delta V when a pressure P is applied। अब इसमें समझो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। मैंने बताया नॉर्मल स्ट्रेस मतलब प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब माइनस डेल्टा V बाई V। निगेटिव साइन को मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है।
तो ये हो जाएगा माइनस पी वी बाई डेल्टा वी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका कोई भी इलास्टिसिटी हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे बल्क हो, यंग हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबका एक ही यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट वॉल्यूम डिक्रीजेज यानी इंक्रीजिंग प्रेशर। ये मैंने बताया आपको कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्रेशर घटाओगे तो प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा लेकिन तब वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया। इसी में आपको एक चीज़ और समझना है, कंप्रेसिबिलिटी, इसी से रिलेटेड टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी देखो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि इसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब उसको कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता, कितना कंप्रेसिबल है। अब जरा देखो, जो आपने पढ़ा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल, मतलब अगर कुछ बुक्स में आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बी से रिप्रेजेंट किया है, कोई मतलब नहीं है, किसी से भी रिप्रेजेंट करो, चाहे बी से चाहे के से, वो तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सुनो ध्यान से, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जस्ट रेसिप्रोकल को हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जरा देखो, इसका अगर हम बनाते हैं फार्मूला, मान लो इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। तो हम लोग बीटा लेते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k। यहाँ पर जो चीज़ नीचे है डेल्टा वी ऊपर हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर की चीज़ें नीचे हो जाएंगी, ये वैल्यू आएगी। ज़रा इसको समझने की कोशिश करो, इसको समझोगे तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ से जो तुम्हारे पास वैल्यू मिल रही है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, यह स्ट्रेस बाई स्ट्रेन की वैल्यू मिल रही है। इसको देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा कम मिलेगी। ज़्यादा तब मिलेगी जब स्ट्रेस ज़्यादा हो स्ट्रेन कम हो, मतलब हम ज़्यादा फोर्स लगाएं और उसके शेप या साइज में कम चेंज आए, तभी तो ये ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो इसका मतलब कि जिसकी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो हम उसको क्या समझेंगे कि उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया और उसके शेप या साइज में कम चेंज हुआ। तो वह ऐसा मटेरियल कौन सा होगा, जैसे सॉलिड, जैसे लिक्विड। लेकिन गैस के लिए क्या होगा, गैस के लिए इसकी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि थोड़ा सा ही आप स्ट्रेस लगाएंगे और स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो गैस के लिए इसकी वैल्यू कम आती है। अब इसी का जस्ट उल्टा है, आपको कंप्रेसिबिलिटी मिल गया। इसका उल्टा मतलब कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इट इज़ मोर कंप्रेसिबल दैन द लिक्विड एंड सॉलिड, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो गैसेज की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा लेकिन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम। और सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम लेकिन इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा। तो इस दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ the material of a body is called compressibility of that material. Compressibility beta is equal to 1/k, that is minus delta v by pv मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। वहाँ क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ उल्टा हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। देखो, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेज इज लार्ज while that of liquids and solids is very small, that is gases can be compressed easily। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यह टॉपिक पढ़ाने के पहले आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने शुरुआत की थी पढ़ाने की तो मैंने बता दिया था इस चैप्टर में ही कि हम लोग 3 तरह के स्ट्रेस पढ़े हैं, 3 तरह का स्ट्रेन पढ़े हैं, तो 3 तरह का ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा। शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट जो वैल्यू आती है वही कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस चीज़ में एक चीज़ और भी बता दूं कि ये टॉपिक कोरोना इफेक्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक को कोरोना हुआ है ये अच्छे से समझो, मतलब कि कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने जो 30% सिलेबस कम किया है उसमें ज़्यादातर चीज़ें तो 12th की कम हुई हैं, लेकिन 11th की भी जो चीज़ें काटी गई हैं उनमें कोरोना अफेक्टेड टॉपिक है ये। मतलब आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
लिखना नहीं है, यह आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लिख भी लें, क्योंकि आफ्टर कोरोना तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही है फॉर द कंपटीशन। तो ये आप चाहते हैं तो लिखते हैं, लेकिन इस पर इस साल आपसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको आना चाहिए। अच्छा है, आप पढ़ते हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल स्किप करना तो ये टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो मत स्किप करिए, क्योंकि इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ है, तो इसको कोरोना हुआ है तो समझो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? Within elastic limit, the ratio of shearing stress to the shearing strain is called modulus of rigidity. अब इसमें क्या है कि मैंने बताया था जूते वाला डब्बा ले लो, उस पर ऊपर सरफेस पर फोर्स लगाओ तो वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा, और जो साइड की उसके सरफेसेज होंगे वो ऐसे हो जाएंगे बेंड थोड़ा सा। लोअर सरफेस को हमें फिक्स रखना होगा, तभी हम टेंजेंशियल फॉर्म में स्पर्श रेखा की दिशा में उस पर फोर्स लगा पाएंगे। वो सब हमने किया। यह हमने बॉक्स ले लिया PQRS। देखो, लेट अ बॉक्स PQRS whose lower surface is fixed and a tangential force F is applied at its upper surface. The box takes a new form P-Q-RS। ये खिसक करके यहाँ चला गया, अब यहाँ नहीं रह गया। दो फिगर चाहे तो बना सकते हैं, और एक फिगर में ही बनाओगे तो और भी अच्छी बात है। तो ये हो गया। दूसरी बात, अब इसमें जो शेयरिंग स्ट्रेस आएगा वो शेयरिंग स्ट्रेस भी आप लोग देख लें। शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी फोर्स बाई एरिया, जहाँ पर ए क्या है, अपर सरफेस है जिस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस। तो इसको हम ले सकते हैं PP डैश ऊपर वाली चीज़ को, या आप QQ डैश ले सकते हैं, दोनों एक ही है, और डिवाइडेड बाय P से S ले लो, चाहे Q से R ले लो, चाहे कहीं से भी। तो ये हमने L लिया है, और ये जो चेंज हुआ है जितना खिसका है वो डेल्टा L है, तो ये डेल्टा L बाई L हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखो, इसमें एक वर्ड आया है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या बताता है कि वो कितना रिजिड है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मैं एक बार ईटा बना के दिखा दूँ। ऐसे यन बनाइएगा, थोड़ा सा इसकी पूंछ लंबी कर दीजिएगा, ये तरीका है। पढ़ते इसको क्या है, पढ़ते हैं ITA, ईटा प्रोनाउंसिएशन है इसका। और इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, चूँकि PQRS ABCD ये सब यूज करेंगे तो ये सब तो हमारे जनरल इसमें भी, इसलिए इन चीज़ों के लिए हम लोग ये सब सिंबल यूज कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस तुमको मिल गया F बाई A डिवाइडेड बाई ये है थीटा, तो क्या हो जाएगा F डिवाइडेड बाई A थीटा। और इसी को अगर आप चाहते हैं थीटा को इस फॉर्म में लिखना तो वो भी सही, F बाई A, और थीटा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई L। तो क्या लिख सकते हैं, FL डिवाइडेड बाई A डेल्टा L। तो ये फार्मूला लगभग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जैसा ही आता है। हाँ, मैं बात कर रहा था रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब क्या था, रिजिड मतलब कठोर, कोई चीज़ बहुत सख्त है उसको हम कहते हैं रिजिड। यह क्या बताता है कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा कब होगी, जब ज़्यादा फोर्स लगाओ, कम चेंज हो, एंगल कम इसमें बने, ये वाला जो एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह तब ज़्यादा होगा जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे बहुत कम चेंज हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा रिजिड है। अब आप सोचें कि अगर मैंने जूते वाले डब्बे की बात की, आप खिसका सकते हैं, अगर उसी की जगह पर लोहे का डब्बा हो और मैं आपसे कहूँ कि ऊपर फोर्स लगा करके इसको आगे बढ़ाओ तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से यह रिजिडिटी भी बताता है कि हाउ रिजिड द ऑब्जेक्ट इज। तो ये आपके रिजिडिटी का फार्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं एक बार फिर से अच्छे से। F बाई A थीटा लिख दिया, और इसी को आप लिख सकते हैं FL बाई A डेल्टा L। बोथ द फार्मूलाज आर सेम। क्या बनेगा इसका, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सभी का एक ही यूनिट बनता है। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, पॉइसन्स रेशियो। इस टॉपिक के बारे में बता दूं आपको, ये भी कोरोना से पीड़ित भी है, कोरोना अफेक्टेड है, ये भी हटा दिया गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आपकी मर्जी, पढ़ें या स्किप कर दें। यही दो टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना या हटाना है, एक और टॉपिक इसके बाद भी आएगा। तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज पॉइसन्स रेशियो। देखो, आप एक वायर ले लीजिए,
अब इस वायर पर मान लो कि ये वायर हो गया, अब इस वायर पर हमने कुछ लोड दे दिया mg, तो क्या होगा, वायर की लेंथ बढ़ेगी। मान लो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ है n। अब जब आपने इस पर कुछ लोड दिया तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। डिपेंड करता कैसा मटेरियल है, कुछ मटेरियल में ज़्यादा लेंथ बढ़ जाती है, कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिनकी यंग्स मॉडुलस बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है तो उनमें कम चेंज आता है, तो स्टील और रबर वाला मैंने समझाया था। खैर हमने मान लिया कि इसकी लेंथ बढ़ करके यहाँ तक पहुँच गई, तो एक बात सोचो कि लेंथ तो इसकी बढ़ गई, मटेरियल तो उतना ही रहा, मटेरियल तो हमने नहीं बढ़ाया। मतलब इसमें जितना मटेरियल लगा होगा, रबर का ही अगर हम ले लें तो रबर की एक आप अगर कोई भी वायर लिए हैं, रबर के वायर को ऐसे खींचो तो खींचोगे तो क्या होता है, वह लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन साथ में वो पतला भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि हम इसको बढ़ा दिए तो अब ये पतला भी हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये पतला हो गया। मतलब लेंथ तो बढ़ी लेकिन इसका डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एक बात देखो, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे क्लास 9-10 में, आप लोगों ने जहाँ साउंड पढ़े होंगे, और लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है, ये मान लो डेल्टा एल है, तो उस डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है डेल्टा एल बाई एल, इसको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। अब दूसरी बात हमको ये समझ में आई कि जो इसका डायमीटर है, डायमीटर भी चेंज हो रहा है। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो डायमीटर क्या होगा, घट जाएगा। तो डायमीटर में जो चेंज हो रहा है वह फोर्स जिधर अप्लाई किया गया उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं लेटरल चेंज, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, दैट इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। अब देखो लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, मान लो कि पहले इसकी डायमीटर थी d, और अब जब हमने इसको घटाया है तो इसकी डायमीटर कुछ चेंज हो गई। अब मान लो डेल्टा d से चेंज हुआ, पहले मान लो 5 सेंटीमीटर था, अब 3 सेंटीमीटर हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो वह जो चेंज हो रहा है वह डेल्टा डी है। तो जो इसमें लेटरल स्ट्रेन आएगा वह आएगा डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। एक बात ये भी है कि ये घट रहा है तो इसको हम नेगेटिव से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव लिखना, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ एक बात और समझो कि विद इन इलास्टिक लिमिट हम अगर लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ले लें तो हमको एक रेशियो मिलता है, उस रेशियो को कहा जाता है पॉइसन्स रेशियो। एक बार फिर से जल्दी से समझा दो, कोई भी वायर है, इस पर कोई फोर्स लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन फोर्स के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका डायमीटर डिक्रीज होगा। यह जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ फोर्स लगाने की डायरेक्शन में उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे, लेकिन जो स्ट्रेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ उसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। यह चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर होगा। और जो लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल का जो हमको रेशियो मिलता है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। ऑलवेज कांस्टेंट नहीं है, विद इन इलास्टिक लिमिट हमको कांस्टेंट मिलता है, और उसी रेशियो को हम कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। ध्यान दें, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वायर, its length increases in the direction of applied force and the fractional change in length is called longitudinal strain। ये बात हो गई इधर की। यहाँ पर फोर्स भी लगा देते हैं, ये फोर्स इसी पर यहाँ पर थोड़ी सी जगह लेकर के फोर्स भी लगा देते हैं। ये हो गया फोर्स, ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा। ये वैल्यू हो गई, आप यहाँ से मैं इधर से लिख देता हूँ d माइनस डेल्टा डी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एट द सेम टाइम इट्स डायमीटर डिक्रीजेज along the perpendicular direction of applied force, the fractional change in diameter is called lateral strain। अब देखो, within the elastic limit the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio। It is constant for a material of body।
तो क्या हो जाएगा पॉइसन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये जान लो कि ये कांस्टेंट है, लेकिन कब तक? विद इन इलास्टिक लिमिट। इसमें इलास्टिसिटी में हम जितनी भी डेफिनेशंस थ्योरीज पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर आपकी विद इन इलास्टिक लिमिट ही है। अब यहाँ से हम लोग इसका फार्मूला बना लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, इसको सिग्मा बोलते हैं, डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस के साथ भी कुछ राइटर्स की बुक्स में लिखा गया है। अच्छा है, आप नेगेटिव के साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव के साथ लिखा जा सकता है। तो इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ से बना लेते हैं यल डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी डेल्टा एल। दिस इज द फार्मूला। क्या यूनिट बनेगा? नो यूनिट, क्योंकि ये स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है। स्ट्रेन वैसे ही डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। अब यहाँ पर क्या हो गया? दोनों का रेशियो। अब जैसे कोई भी रेशियो जब हम लेते हैं तो रेशियो जनरली विदाउट यूनिट ही होता है। तो ये हो गया। और जो इसकी वैल्यू आती है, ज़्यादातर मटेरियल की, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वह 0.5 से कम मिलती है। ज़्यादातर के लिए, ये लिखवा नहीं रहे हैं, ये ज़्यादातर के लिए 0.5 से कम आती है। मतलब ये कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करती है? 0.25 से लेकर के 0.35 के बीच में, और ये टोटल वैल्यू लेस देन 0.5 होती है। तो ये इसके लिए ज़्यादातर, ये मैं बता रहा हूँ सॉलिड मटेरियल की बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादातर सॉलिड मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू 0.50 से कम। और किसके किसके बीच में एग्जिस्ट करती है? इन्हीं दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ये आपका पॉइसन्स रेशियो हो गया, कोरोना इफेक्टेड टॉपिक। अब मैं एक और कोरोना इफेक्टेड टॉपिक आपको बता देता हूँ, और वो टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। एक वायर को हम खींच दें और विद इन इलास्टिक लिमिट, तो जैसे ही उसको डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो वो अपने ओरिजिनल साइज में चला जाएगा। लेकिन जब तक आप खींचे हुए हैं तब तक तो आपने फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट आई है उसमें, तो उतने देर तक, जब तक आपने फोर्स लगा रखा है उतने देर तक आपने कुछ वर्क डन किया, और दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल। जैसे स्प्रिंग खींच दो तो आना ही है एवरेज, लेकिन जब तक आप खींचे हुए हैं तब तक आप कुछ न कुछ वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। यह टॉपिक भी कोरोना इफेक्टेड है, इस टॉपिक को आप लोग समझ लेंगे, ये जान लें। ये टॉपिक कोरोना की वजह से हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, इसलिए कि आपके लिए कंपटीशन में प्रयोग में आएगा। लेकिन आपसे 11th के सिलेबस में इस पर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। सिर्फ आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ लें, या आप स्किप कर दें, छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी वायर को एक स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें जो वर्क डन होता है उसके इंटर एटॉमिक फोर्सेज के अगेंस्ट, वो वर्क डन उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। देखो, इसके लिए हमने मान लिया कि लेट अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स एफ थ्रू अ लेंथ एल, स्मॉल एल. The work done in increasing the length is stored in the form of potential energy, elastic potential energy. अब देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहाँ वर्क डन पहले हमको यह समझना है कि फार्मूला कैसे बना है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, लेकिन वह फार्मूला तो तब अप्लीकेबल है जबकि वर्क डन किसी कांस्टेंट फोर्स से किया जाए। यहाँ तो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, यहाँ पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? वेरिएबल इसलिए है कि जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वह उसके स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोगों ने हुक्स लॉ देखा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जिस फोर्स से स्प्रिंग को खींचने के बाद वो खुद को अपने ओरिजिनल स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगा, वह फोर्स ओरिजिनल स्टेट में ले जाने वाला रेस्टोरिंग फोर्स वह क्या होगा? वह डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा खिंचाव हुआ। तो आप जब इसको खींच रहे हैं तो मान लो कि यल लेंथ, पहले ये यहाँ तक स्प्रिंग थी, अब इसी स्प्रिंग को मान लो कि यहाँ से खींच करके हमको यहाँ तक ले जाना है।
तो क्या करोगे, यहाँ से जब थोड़ा सा ले जाओगे तो थोड़ा कम फोर्स लगेगा, ज़्यादा ले जाओगे तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मतलब दिस इज द केस ऑफ वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स वर्क डन का केस है ये। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंटायर डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर एक पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे और पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर उसको लिखते हैं, देखो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, दिस वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, दस वी डिवाइड इंटायर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना जो स्ट्रेच कर रहे हैं वहाँ जहाँ तक ओरिजिनल था वहाँ से जितना आगे खिसका रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, thus we divide entire displacement into very large number of small equal parts dx। अब बात करते हैं, the work done for increasing the length through dx is given by, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अब हमको जो टोटल वर्क डन निकालना है फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ फ्रॉम 0 to l, वो क्या होगा, टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ थ्रू l इज गिवन बाय, देखो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to l किसका, f dx। अब यहाँ ध्यान दें कि हमको जो फोर्स है, फोर्स को लिखना है और उसको इंटीग्रेट भी करना है। फोर्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम फोर्स कैसे लिखेंगे ये समझें। देखो हम मान लेते हैं कि जो वायर हमने लिया है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो तो कैपिटल एल हमने ली है। अब इस कैपिटल एल के बाद मान लो उसमें अगर हम थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करते हैं यक्स अमाउंट से, यक्स अमाउंट से स्ट्रेच किया और उस स्ट्रेच करने के लिए हमने उस पर फोर्स एफ एक्सर्ट किया है, तो उस दौरान जो उसका यंग्स मॉडुलस होगा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, यंग्स मॉडुलस होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का मतलब एफ बाई ए और स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा यक्स बाई कैपिटल एल, मतलब जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये वैल्यू आपकी मिलेगी एफ एल बाई ए इंटू एक्स, और यहाँ से एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये एफ की वैल्यू आप यहाँ से पा लेंगे, देखें ये वैल्यू आ जाएगी, देखें एफ की वैल्यू हो जाएगी वाई ए एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, ये एफ की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। तो इस वैल्यू को रखने के लिए हम फिर से लिख लेते हैं पहले कि हम ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। देखो इफ एक्स इज इंक्रीज इन लेंथ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एफ, देन thus Young's modulus of elasticity y equal to f by a divided by stress by strain, यहाँ से हमको f की वैल्यू ये मिल गई। अब देखो ये वर्क डन के फार्मूले में यही वैल्यू आपको पुटअप कर देना है। वर्क डन का फार्मूला याद रखते हैं, वर्क डन का फार्मूला देखो इंटीग्रेशन 0 to l, ये आपको करना ही है a y x by l इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ से ए वाई बाई एल ये तो आपको बाहर कर देना है, इंटीग्रेशन किसका होगा, यक्स डी एक्स का, और यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to l, ये वैल्यू आप रख दें ए वाई बाई एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो हमको टोटल वैल्यू क्या मिली, ए वाई बाई एल और एल स्क्वायर बाई 2, ये इतनी हमको टोटल वैल्यू मिल गई। देखो यही आपका जो वर्क डन हुआ, यही उसमें स्टोर एनर्जी भी हो जाएगी। अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा हो जाए और याद करने में अच्छा हो जाए। तो देखो कैसे इसको हम लोग मैनेज करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2, देखो इनको एक साथ कर लेते हैं, ये चीजें 1/2 तो पहले हमने किनारे कर लिया, इसके बाद बच रहा है y, इस यल को दो पार्ट में कर लेते हैं, यल इंटू यल, ऐसे कर लेते हैं यल इंटू यल। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हम करते हैं y इंटू स्मॉल यल बाई कैपिटल यल। अब जरा ध्यान से समझना, स्मॉल यल बाई कैपिटल यल की वैल्यू क्या होती है, ये होता है आपका स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी स्ट्रेस के। तो इसको एक साथ कर लिया इनटू, देखो अभी एक यल बचा हुआ है, एक यल आपके पास है, उस यल को लिखो और डिवाइडेड बाई एक यल और लिख दो। यहाँ ये एक यल पहले से था, ये वाला यल हम ले आ रहे हैं, अपने से कर रहे हैं,
तो हमने क्या किया, एक यल से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यल से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। तो ये इतनी चीज़ें आपकी बनी। अब देखो ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया स्ट्रेस, ये बन गया स्ट्रेन और ये बन गया वॉल्यूम ऑफ वायर, इस वायर का वॉल्यूम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये हो गया। अब हम यही जो वर्क डन है इसी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है 10, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, ये लिख दें 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। This is the formula for potential energy of a spring. स्प्रिंग नहीं, ऑफ अ वायर। अब चूंकि वायर भी स्प्रिंग की ही तरह बिहेव करता है विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो जैसे स्प्रिंग बिहेव करेगा वैसे ही वायर भी बिहेव करेगा, तो इसलिए नहीं ये लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक वॉल्यूम आ रहा है। लिखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये स्मॉल कैपिटल यू था तो अब हम स्मॉल यू ले लेते हैं। स्मॉल यू क्या हो जाएगा, कैपिटल यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आपको बता दें कि ये इलास्टिक एनर्जी वाला जो फार्मूला आप पढ़ रहे हैं ये कोरोना इफेक्टेड टॉपिक है। इस टॉपिक को भी कोरोना हुआ है, मतलब यह आपको लिखना नहीं है, आप अपने समझ के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि आगे तो जरूरत पड़नी है, तो वो आपके ऊपर है, आप लिखें ना लिखें। देखो यह पूरा फार्मूला हो गया। स्ट्रेस को जैसे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये आपने पढ़ा है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस को चेंज करें कि यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन में, तो एक स्ट्रेन तो पहले से है, एक स्ट्रेन यहाँ यंग्स मॉडुलस इंटू आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ सामने आप लिख सकते हैं बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन रख दिया, एक स्ट्रेन पहले से था तो स्ट्रेन स्क्वायर यंग्स मॉडुलस, ये फार्मूला है आपका बन के तैयार। तो ये डिफरेंट फार्मूला है जिनसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।